Hello everyone, I welcome all of you to this very amazing platform of Infinity Learn by श्री चैतन्य। कैसे हो यार आप लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पराक्रम बैच में, जो कि है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि नीट 2024 को सिक्योर करना चाहते हैं, एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज से अपनी एमबीबीएस को करना चाहते हैं। और आज इसी को लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक, रिलेटिव मोशन, जिसमें सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इश्यूज रहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, सर इमेजिन नहीं हो पा रहा, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। रिलेटिव मोशन में सर हमें ये चीजें ग्रास्प नहीं होती कि अप्रोच क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। सो उन सारे ही मिथ्स को, उन सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आज हम इसी सेशन में सॉल्व करेंगे और इतने बेहतरीन तरीके से रिलेटिव मोशन समझेंगे कि रिलेटिव मोशन फिर हमें कभी दिक्कत नहीं देगा। सो यहां पे इस पूरे सेशन में मैं रिलेटिव मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स, केस स्टडीज, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के साथ साथ यह आशा करता हूं कि आप लोग भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे लर्नर की तरह चीजों को ग्रास्प करोगे, सोचोगे। देखो, मैं यहां से चीजें डिलीवर करूंगा, बट आप लोगों को एट द सेम टाइम अपने दिमाग को एक्टिवेटेड मोड में रखना है और चीजों को एनालाइज करते जाना है, क्योंकि रिलेटिव मोशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग फ्रेम्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहां से वहां जाना, चीजें देखना, एनालाइज करना, उसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन। विनय, गुड मॉर्निंग यार, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हम यहां पे वही फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, अलग अलग फ्रेम्स में चीजों को जाके देखेंगे, एनालाइज करेंगे और ये भी समझेंगे कि रिलेटिव मोशन पढ़ते क्यों है आखिरकार। जब इतनी प्रॉब्लम आती है तो पढ़ने की इतनी आवश्यकता क्यों है? तो उसका सिंपल सा रीजन यह है कि वो चीज को पढ़ने से हमें और आसानी आगे जाके मिले, तो भाई अभी मेहनत करने में क्या दिक्कत है। जैसे कि एग्जाम निकालना है मुझे, तो एग्जाम निकालने के लिए मुझे आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं सोच सकता आखिरी के 2-3 महीने में मेहनत करूं। सो सिंपल सी चीज, वो फाइनल एग्जाम निकालना है तो आज से मेहनत करनी है। तो आज अगर मैंने रिलेटिव मोशन समझ लिया, इन डिटेल जान लिया, तो आगे जाके मुझे रिलेटिव मोशन की हेल्प से बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। समझो, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत कंफ्यूजिंग एलिमेंट भी है। यही नहीं यूज होता, मैकेनिक्स के टॉपिक्स यहां तो रहते ही हैं, साथ ही साथ आगे भी बढ़ते हैं। तो फटाफट आ जाओ, जितने भी लोग हो, सेशन को देखना एंड तक, मजा आ जाएगा और बीच में कोई डिस्टरबेंस मत आने देना। तो बस आपकी कॉपी, आपका पेन और आपका डिवाइस आपके सामने होना चाहिए एंड हम सेशन को देखेंगे मजेदार तरीके से। नोट्स बनाते चलना क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे। तो आओ रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करते हैं। अब रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल जवाब कि क्या होता है रिलेटिव मोशन, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपने दिमाग को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे मोशन समझना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। असल में रिलेटिव मोशन एक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसको हम पढ़ क्यों रहे? ताकि चीजें और आसान हो जाए। मतलब अलग अलग फ्रेम से चीजों को देखने से क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए। हमारा यह उद्देश्य रहता है हमेशा रिलेटिव मोशन पढ़ने का और उससे चीजें एक्सपेक्ट करने का। अब पहले यह समझते हैं कि कुछ ऐसे केस स्टडीज लेंगे मोशन की, जहां पे नॉर्मल हमारा जो ज्ञान है वो हमें कंफ्यूज कर देगा, जहां हम समझेंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि एक बहुत स्टैंडर्ड सा केस आपको बताता हूं कि सपोज करो आप कार में हो, बढ़िया, आपकी एक थार है और थार ओपन है, ठीक है। अब उस थार में से आपने एक बॉल को पीछे फेंका रोड पे, ओके। आप बकायदा चल रहे थे उस गाड़ी में, यू वर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर व्हीकल, और आपने क्या किया, उस बॉल को पीछे की तरफ फेंक दिया। नाउ आपकी फ्रेम से क्या हो रहा है? आपकी फ्रेम से आपने चीज को पीछे को फेंका है, राइट? तो जो बॉल फेंकी है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, मतलब उसको उसको आपकी फ्रेम से बोले तो यहां से उसका प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, यहां पे गिरेगी, फिर यहां पे जाएगी, फिर यहां पे जाएगी। कुछ इस तरीके का मोशन होना चाहिए, राइट? ऐसे ही मोशन होना चाहिए, ऐसे ही मोशन में एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन इसी में यहां देखो, ये जो पट्टियां बनी हुई है सड़क की, वो इस चीज को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये चीज गिरी, इधर गिरी, और फिर आप देखोगे ये आगे की तरफ आ रही है, ये आगे की तरफ आ रही है, क्योंकि ये पट्टियां जो हैं, इस पट्टी के रेफरेंस में देखना कहां गिरी थी, ये देखना, ये गिरी इस पट्टी पे, और ये देखो ये इस पट्टी के फ्रेम से आगे आ रही है।
उसके हेल्प से ये समझने की कोशिश करो कि रियलिटी में इस बॉल का मोशन पता है क्या है, कि आपने इसको फेंका तो सही, गिरने के बाद ये ऐसे आगे की तरफ आई, फिर आगे की तरफ आई, फिर आगे की तरफ आई। अब ऐसा क्यों हुआ यार? इसका क्या रीजन है? मतलब ये बॉल रियलिटी में ऐसे चल रही है, यहां गिरने के बाद इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, लेकिन हम तो सोच रहे थे हमारी फ्रेम से इस तरीके से जानी चाहिए। ये क्यों हुआ? इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है? तो इसके पीछे का रीजन है रिलेटिव मोशन। इसके पीछे का रीजन है रिलेटिव मोशन, कि तुम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब इसी बॉल के मोशन को एनालाइज करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाइयों। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये करना क्या है, हो क्या रहा है बॉल के साथ। तो अब इसको समझने के लिए हमें रिलेटिव मोशन समझना पड़ेगा। आओ पहले इस मोशन को समझते हैं। इस मोशन को समझते हैं असल में हो क्या रहा था, फिर आगे चलेंगे रिलेटिव मोशन के उन कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जिनसे कि हमें अच्छे से इन सारी चीजों को समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और जानेंगे कि इसी क्वेश्चन को कैसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहला केस इसमें जो हो रहा था वो यही हो रहा था कि यार एक कार थी, एक कार एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी के साथ मूव हो रही थी। यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बॉल थी, राइट, उसके हाथ में एक बॉल थी। अब ये पूरा का पूरा सेटअप जो था उसमें ये बॉल, ये आदमी और ये कार सब v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर बॉल को पीछे की तरफ फेंक दिया। सपोज करते पर्सन की फ्रेम से उस बॉल को उसने u वेलोसिटी दी, कितनी दी, और एक काम करते इनको वैल्यूज ही दे देते हैं। तो v की वैल्यू है कुछ 15 मीटर पर सेकेंड, इससे चल रहा था। और मान लेते हैं इस पर्सन ने इसको फेंका और u जो इसकी फ्रेम से, मतलब उसे लगा, उसने u प्रोवाइड की, कितनी प्रोवाइड की, उसने u प्रोवाइड कर दी भाई 5 मीटर पर सेकेंड। उसने u प्रोवाइड कर दी है भैया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, उसने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है। यहां पे उसने दे दी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हिज फ्रेम। तो असल में हो क्या रहा है? असल में ये हुआ कि ये जो बॉल आप देख रहे हो, ये जो बॉल आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसके पास अब ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी क्या देखेगा? ग्राउंड पे खड़ा हुआ, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम अगर मैं देखूंगा, ग्राउंड की फ्रेम से मैं देखूंगा तो होगा क्या कि मेरी फ्रेम से इस बॉल के पास पहले एक वेलोसिटी थी, कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसने 5 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा देने की वजह से हुआ क्या कि इसी बॉल के पास अब जो वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15 में से 5 चले जाएगा, बचेगी मात्र 10। तो इस बॉल के पास अब जो वेलोसिटी है पता है कितनी है? ग्राउंड की फ्रेम से इस बॉल के पास जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब 10 मीटर पर सेकेंड बॉल जब इस फ्लैट लैंड, इस ग्राउंड पे गिरेगी, तो ऑब्वियसली उसका जो सरफेस होगा गिरने के बाद कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि उसके पास ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो इधर वेलोसिटी के साथ इधर गिरेगी, एक अपना इधर डाउनवर्ड होगा, तो उसके बाद फिर वापस उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके की रहेगी। तो ग्राउंड के एस्पेक्ट में उसके पास क्योंकि वेलोसिटी 10 आगे की तरफ थी, इसलिए गिरने के बाद वो आगे बढ़ी। लेकिन इसकी फ्रेम से उसके पास वेलोसिटी कितनी रही? इसकी फ्रेम से बस 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी फ्रेम से बॉल पीछे की तरफ जाएगी। समझ रहे हो यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे कितनी काम की चीज है। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग सिचुएशंस दिखती हैं, सिचुएशंस एनालाइज होती है। ऐसे ही एक और केस लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, जिसको भी हम रिलेटिव, अब देखो इसको रिलेटिव मोशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे बताऊंगा, जब मैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मेन आप यहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो कि यार इस मोशन को ऐसे नॉर्मली समझना बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो अभी हमने बताया ग्राउंड फ्रेम से, और इधर से तब जाके समझ में आया कि असल में ओके बॉल ऐसे जा रही थी, ये रीजन था उस बॉल का आगे जाने का, क्योंकि उसकी नेट वेलोसिटी इधर थी। बट इस चीज को नॉर्मली रिलेटिव से कैसे समझ सकते वो समझेंगे। दूसरा एक केस आता है ओवरटेकिंग ऑफ कार्स का। ओवरटेकिंग ऑफ कार्स का, ओवरटेकिंग ऑफ कार्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यार एक कार ये रही, ठीक है, दूसरी कार ये रही, ओके। अब हुआ क्या कि इसके पास मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, इसके पास थी 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कि ये कार यहां पहुंच गई और ये कार यहां रह गई, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ये पहुंच गई 20 पे, ये पहुंच गई 15 पे, ओके सर, बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट। अब मेन पॉइंट यहां जरा देखने की कोशिश करो कि ये 20 पे है, ये 15 पे है। अब इस कार बी को इसे ओवरटेक करना है, इस कार बी को इसे ओवरटेक करना है, तो क्या करेगा ये, क्या करेगा ये? नॉर्मल दिमाग में ये जाता है सर अपनी वेलोसिटी बढ़ा लो, इसको इसकी वेलोसिटी बढ़ा दो, ये से ओवरटेक कर लेगा, ये नॉर्मल सा केस है। बट अब सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि क्या सपोज बस इसी के एक्सेलरेशन बढ़ाने से क्या ओवरटेक कर सकता है? नहीं। हो सकता है ये भी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कर ले,
राइट, ये भी केस हो सकता है इसने भी एक्सेलरेशन आगे बढ़ा लिया, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है तो कुछ समय के बाद इसने रोक दिया। हो सकता है इसका पीछे का एक्सेलरेशन हो, इसका भी पीछे का एक्सेलरेशन हो, और इसका जो पीछे का एक्सेलरेशन हो वो इससे ज्यादा हो, तो भी ओवरटेक कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है भाई। जैसी एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा ना, ओवरटेकिंग का केस बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अगर हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व ना करें तो इस केस को सॉल्व करने में तकरीबन 30 से 35 केसेस बन जाते हैं कि ओवरटेकिंग होगी कि नहीं होगी। कि एक केस तो, 4 केस तो ये बनते हैं भाई कि इसकी वीए की वेलोसिटी इससे ज्यादा, फिर इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा, 2 केस तो ये बन गए। अब दोनों ही केसेस में पहले वीए इज ग्रेटर देन वीबी में 4 एक्सेलरेशन बनाओ, दोनों की एक्सेलरेशन आगे की तरफ, दोनों की एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, इसकी आगे इसके पीछे, इसकी आगे इसके पीछे, ये एक केस में हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे केस में भी 4 एक्सेलरेशन बनाओ, एक्सेलरेशन आगे पीछे। तो केसेस इतने भरमार में हैं कि तुम अगर नॉर्मल लेवल पे सॉल्व करने जाओगे कि कार ओवरटेक करेगी कि नहीं, तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो मैं यहां पे उन दोनों ही सिनेरियो से तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि यार कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स मोशंस होते हैं जिनको नॉर्मली अगर हम सॉल्व करने या कोशिश करें उसको समझने की, तो हम फंस जाएंगे, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और हम नॉर्मल मेथोडोलॉजी से उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका हो जाएगा उसको सॉल्व करने का? उसका बेस्ट अप्रोच सॉल्व करने का रहेगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब रिलेटिव मोशन क्या बोलता है? रिलेटिव मोशन क्या बोलता है? रिलेटिव मोशन का एक बहुत अच्छा सा एलिमेंट रहता है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में ले जाओ, एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में ले जाओ। जैसे इस केस में हम दोनों ही मोशन को ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं, हम दोनों ही चीजों को ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं। ये सिनेरियो बना दिया, एक्सेलरेशन के अलग अलग केसेस बना दिए, लेकिन हम ये कहां से देख रहे हैं? हम ये ग्राउंड से देख रहे हैं। हम ये कहां से देख रहे हैं? हम ये ग्राउंड से देख रहे हैं। अब इसी मोशन को अगर मैं ग्राउंड से ना देख के किसी एक पर्टिकुलर बॉडी से देखने लग जाऊं, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी से देखने लग जाऊं, मतलब बी बॉडी पे बैठ जाऊं या ए बॉडी पे बैठ जाऊं, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे बैठ जाऊं और उसके बाद उस मोशन को एनालाइज करूंगा, तो यहां पे थोड़ा हेल्प मिलेगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा। क्लियर है? अब थोड़ा हेल्प मिलेगा तो उस प्रोसेस को, उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वही हमें आज के सेशन में समझना है। रिलेटिव मोशन का ये आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे दिए कि इन केसेस को सॉल्व करना नॉर्मली बड़ा कठिन हो जाता है, और इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समझेंगे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों को बनाना अति आवश्यक है, जो कि ये बोलता है कि जब कभी भी मैं किसी फ्रेम से दूसरी बॉडी को ऑब्जर्व करता हूं, जैसे मान लो मैं ग्राउंड पे हूं, राइट? अब मेरे लिए सूरज भी घूमता है और चांद भी घूमता है, मानते हो कि नहीं? मैं हमेशा बोलता ही हूं ना यार कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सिमिलरली मून भी चारों तरफ घूमता है अर्थ के। तो मून तो चलो असल में घूमता है, लेकिन सूरज तो नहीं घूमता। लेकिन हम बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम जिस फ्रेम में हैं उसको हम हमेशा रेस्ट पे मानते हैं। समझो इस चीज को, मैं जिस फ्रेम से भी चीजों को ऑब्जर्व करूंगा, मैं उस फ्रेम को हमेशा रेस्ट में मानूंगा। ना उसके पास कोई वेलोसिटी रहेगी, ना उसके पास कोई एक्सेलरेशन रहेगा। और यही मेरा मूल सिद्धांत है रिलेटिव मोशन के सवालों को और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझने का। क्या है मूल सिद्धांत? कि यार जिस फ्रेम से तुम चीजों को ऑब्जर्व करो, तुम जिस फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व करो, वो फ्रेम हमेशा रेस्ट में लेना, हमेशा रेस्ट में लेना। मतलब मैं कार बी से ए को देख रहा हूं तो कार बी रेस्ट में रहेगी, कार ए से बी को देख रहा हूं तो कार ए रेस्ट में रहेगी। मैं जिस फ्रेम से भी चीजों को ऑब्जर्व करूंगा वो फ्रेम हमेशा रेस्ट में रहेगा। सिंपल सी चीज ये है। मतलब द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस will always be in a state of rest, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी और उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। सिंपल सी चीज, उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो और उसकी वेलोसिटी भी जीरो। ये नोट आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ये नोट आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? ये अगर चीज, ये सिनेरियो अगर आपको क्लियर है तो आप आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते कि वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो रहेगी हर उस फ्रेम की जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। अब आओ समझते हैं कि कैसे तुम चीजों को ऑब्जर्व करोगे। तो देखो, 3 चीजें हैं, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है? अब सपोज करते हैं दोनों कार थी या 2 ऑब्जेक्ट थे। अब 2 ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन, 2 ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन। ठीक है? सपोज करते हैं
कि एक रेफरेंस पॉइंट से, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से एक की पोजीशन इधर आ रही है, ये एक्स ए हो गया इधर पे, और दूसरे की पोजीशन इधर आ रही है, ये पॉइंट बी की पोजीशन, ये एक्स बी हो गया। क्लियर? ये एक्स बी हो गया, ये एक्स ए हो गया। क्लियर? अब मुझे किसी एक फ्रेम से दूसरे की पोजीशन समझना है, ठीक है? तो इसका अर्थ यह है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए समझना है, मान लेते हैं बी की फ्रेम से। क्या समझना है भाई? पोजीशन ए की समझना है बी की फ्रेम से। हमने रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड फ्रेम, किसी की भी फ्रेम से, रेफरेंस पॉइंट से दोनों की पोजीशन को नाप लिया कि भाई दिल्ली से ये बंदा इतना दूर है, ये बंदा इतना दूर है। अब इसकी रेफरेंस में ये कितना दूर है, तो उसको पहली बात तो लिखा कैसे जाता है? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सी चीज, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये होता है लिखने का तरीका। अच्छा, अब लिखने का तरीका है तो इसको रिलेटिव में कैसे एक्सपेक्ट करोगे? इसको लिखा सिंपल जाएगा कि भाई जो भी पोजीशन ऑफ ए है ना विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड फ्रेम, नॉर्मली तुम इन चीजों को ही देखोगे, एक ग्राउंड फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से ही तुम पोजीशन डिफाइन करते हो। तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, सिंपल सी चीज, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, सिंपल सी चीज, यही समझना है और आंसर आ जाएगा। तो यहां पे जरा बताओ कितना आंसर आएगा इस पर्टिकुलर केस में? तो इस पर्टिकुलर केस में देखूंगा सर, तो ये एक्स से तो देखो टुवर्ड्स राइट है, ये वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो, और ये वाला टुवर्ड्स लेफ्ट है, राइट। तो इसका ये आ जाएगा कि भाई पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, ये वेक्टोरिकली है ना, ये वेक्टोरिकली है। तो पोजीशन ऑफ ए कहां है? टुवर्ड्स राइट, यानी एक्स ए माइनस ऑफ पीछे की तरफ एक्स बी है, तो माइनस ऑफ एक्स बी, माइनस ऑफ एक्स बी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी। समझ लो, दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर केस में ये बता सकता हूं कि भाई बी पे बैठ गया मैं, इस फ्रेम पे बैठ गया मैं, यहां पे बैठ के देख रहा हूं। देखो जरा मेरी आंखों में, तुम भी देखो, और मैं इसकी आंखों से देख रहा हूं कि मेरे लिए ए कितना दूर है मेरे से, मेरे लिए ए कितना दूर है मेरे से। सर ये दूरी प्लस ये दूरी होगी, वही तो रिलेटिव मोशन भी बता रहा है, एक्स ए प्लस एक्स बी। सिंपल सी चीज, जो मैं समझ रहा हूं यहां पे नॉर्मल सा केस, वही रिलेटिव मोशन भी बता रहा है। तो हम इस फॉर्मुलेशन को क्या याद रखेंगे? हाँ जी बिल्कुल याद रखेंगे। ये वन डायमेंशन के लिए लागू होता है। अगर मैं टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में जाऊंगा तो ये x जो है वो r में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b विल बी इक्वल टू ra माइनस rb। ठीक है, और a किसकी फ्रेम से? वही रेफरेंस पॉइंट या फिर ग्राउंड फ्रेम, जिसकी फ्रेम से निकाल रहा हूं। अब सिमिलरली रिलेटिव मोशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे यार मान लो ये बंदा जो है, ये बंदा जो है इधर जा रहा है, ये बंदा इधर जा रहा है va के साथ, किसकी फ्रेम से बता रहे हो सर वेलोसिटी? यार कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है मान लेते हैं, कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है मान लेते हैं, ओके, कोई ग्राउंड पे खड़ा है या कोई रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा है या कोई अपने घर की छत पे खड़ा है, किसी भी जगह पे खड़ा है, ठीक है, किसी भी स्टैटिक फ्रेम में किसी फ्रेम से देख रहा है और उसने देख लिया वी इधर जा रहा है और वीबी कहाँ जा रहा है? वीबी सर इधर जी जा रहा है। अब मुझे क्या पता करना? मुझे पता करना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब मैं इसमें जाके बैठ जाऊंगा और देखूंगा कि यार ए कैसे चल रहा है, ए कैसे चल रहा है। अच्छा, जब मैं बी में जाके बैठूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं तो रेस्ट में हो जाऊंगा। मैं बी में जाके बैठूंगा तो मैं किस में हो जाऊंगा? रेस्ट में। ये यहां दिया हुआ है। मैं जिस फ्रेम से भी बैठूंगा, जिसमें भी बैठूंगा, वो चीज तो रेस्ट में हो जाएगी, वो चीज तो रेस्ट में हो जाएगी। सो बी रेस्ट में आ गया। अब ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे? हाँ यार, ये भी इधर, ये भी इधर, तो इसको ही पॉजिटिव, इसको ही पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रखा, वी ए माइनस वी बी। इसके मैग्नीट्यूड में से इसको घटा दोगे, समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी फ्रेम से इसकी क्या वेलोसिटी। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इधर जा रहा है, अगर नेगेटिव आया तो पीछे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? ये एस्पेक्ट है। तुम जिस फ्रेम में बैठो वो रेस्ट में हो जाना चाहिए और अपनी फ्रेम से दूसरे को ऑब्जर्व करो। फॉर्मूला देता है ये रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चाहो तो वीबीए भी निकाल सकते हो, ए में बैठ के बी की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? वीबी माइनस वीए हो जाएगा। सेम चीज, इसी का जस्ट उल्टा। ऐसी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ए माइनस ए। ठीक है सर, ये फॉर्मूले तो बहुत हो गए, थोड़े सवाल सॉल्व कराओ। थोड़े सवाल सॉल्व कराओगे तो देखो मजा आएगा। तो आओ सवाल पे ही चलता हूं मैं। पहले कुछ केसेस देखते हैं, पहले कुछ ये बहुत स्टैंडर्ड से केसेस देखते हैं। देखो पहला केस 1 है रिलेटिव वेलोसिटी का ही, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और ले लेते हैं और अच्छे से ले लेते हैं, क्योंकि यार थंबनेल तो यही बोलता है रिलेटिव मोशन समझ में आया कि नहीं आया। तो आज रिलेटिव मोशन को ही समझेंगे, रिलेटिव मोशन को ही डिटेल में निचोड़ के समझेंगे अलग अलग केसेस से। अब देखो यहाँ पे केस 1 केस 2 है, ऐसी 4 केसेस हैं, टोटल 4 केसेस। अब देखो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि दोनों बंदे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों पर्सन जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ए भी ए की बी की तरफ आ रहा है, बी भी ए की तरफ आ रहा है।
तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ ए जो है यहाँ पे इधर है, ओके, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो यहाँ पे यहाँ है, ओके क्लियर। सिमिलरली यहाँ की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए इधर है और वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, सॉरी उल्टी है इसकी, जस्ट उल्टी, वेलोसिटी ऑफ बी का इधर है। अब मैं ये सिंपल सा चीज पूछ रहा हूं तुम्हें कि मुझे यहाँ पे ए का मोशन एनालाइज करना है बी से या फिर बी का एनालाइज करना है ए से, तो एक काम करते ए का एनालाइज करते किसकी फ्रेम से, बी की फ्रेम से। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, यानी वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस ऑफ वी बी, वी ए माइनस ऑफ वी बी, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सिंपल, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए किधर है, या टुवर्ड्स राइट, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, ये तो सर टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट मैं ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो वी बी तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस वी बी हो जाएगा ना, यहाँ पे एक नेगेटिव वी बी आ जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, मतलब बी जो है उसे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि तुम अब उसकी फ्रेम से देख रहे हो, उसे नहीं पता कि वो रेस्ट, मतलब वो मोशन में, वो कहां है, वो रेस्ट पे, और ए उसकी तरफ, ए की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, वी ए प्लस वीबी। अब ये वी ए प्लस वीबी के आगे क्या है, प्लस है क्या, हाँ प्लस है, क्योंकि यहां पे कोई भी गुंजाइश नेगेटिव की नहीं लग रही, हमने साइन ऑलरेडी ले लिया है, मतलब ए की जो वेलोसिटी है ना बी की फ्रेम से, वो पता है कितनी है, प्लस में वी ए प्लस वीबी, प्लस में वी ए प्लस वी, मतलब वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, और मेरी तरफ आ रहा है, और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है भाई, वी ए से नहीं, वी ए प्लस वीबी से आ रहा है, समझो, यही है मेन पॉइंट, यही है मेन पॉइंट, कि मैं जब इस फ्रेम से देख रहा हूं तो ये पर्सन ए मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, पहले ग्राउंड से तो वी ए से चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि मेरी फ्रेम से देख रहे हैं तो मेरी वेलोसिटी भी उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि मैं तो भाई रेस्ट में रहूंगा ना, जिस फ्रेम से देखते हैं वो तो रेस्ट में ही रहती है, समझे कि नहीं समझे। तो इस सिनेरियो से तुम ये जान सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, वी ए प्लस वी बी, कहां आएगा, बी की तरफ, कहां आएगा, बी की तरफ। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। इस केस में बताओ जरा क्या होगा, इस केस में जानते हैं क्या होगा कि यहाँ पे वी ए टूवर्ड्स राइट है, वीबी भी टूवर्ड्स राइट है, अब बी की फ्रेम से ए को देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई वी ए बी करोगे तो वी ए माइनस वी बी, देख सकते हो कि दोनों ही टुवर्ड्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव ही रहेगा, और ये मतलब इसकी जगह पॉजिटिव, इसकी जगह पॉजिटिव, तो यहाँ पे केस ये बन जाता है, यहाँ पे केस ये बन जाता है कि वी ए बी वी ए माइनस वी बी, अब सपोज करते हैं ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब ये 15 है और वो 10 है, ये 15 है और वो 10 है, तो 15 में से 10 जाएगा, आंसर आएगा 5 आएगा, मतलब वी ए बी किधर आ रहा है, वी ए बी प्लस 5 आ रहा है, मतलब बी की फ्रेम से देख रहा हूं तो ए उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, समझ गए। अगर इसमें आ जाएगा कि वी ए बी पॉजिटिव है, वी ए बी पॉजिटिव का मतलब ए इज कमिंग क्लोजर टू बी, ठीक है, ए इज कमिंग क्लोजर टू बी, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, इफ वी ए इज लेसर देन वी बी, वी ए इज लेसर देन वी बी का क्या मतलब, ये सपोज 10 है वो 15 है, ये 10 है 15 है, तो 10 में से 15 जाएगा, बचेगा -5, -5 का मतलब ए की जो वेलोसिटी है बी की फ्रेम से किधर है, उल्टी पीछे की तरफ, मतलब इधर जा रहा है, तो बी को ये ए पता है कहां जाता हुआ दिखेगा, उससे दूर, उससे दूर, मतलब वी ए की वैल्यू अगर वी बी से कम हो गई तो वी ए बी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमें ए दूर जाता दिखेगा, ए इज गोइंग अवे, ए इज गोइंग अवे, ए इज गोइंग अवे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इस एनालिसिस से ये तो समझ में आ रहा है यार कि हाँ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसे डिकोड करना है, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या होता है कि ए इज कमिंग क्लोजर, ए इज कमिंग क्लोज टू बी, ये इस केस 1 में, और इस केस 2 में क्या होगा, ए इज गोइंग अवे, ए इज गोइंग अवे फ्रॉम बी, क्लियर। तो ये दोनों एनालिसिस हैं इसके, ये दोनों एनालिसिस है इसके, और यही दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें भी। देन केस 3 पे चलते हैं, केस 3 क्या है,
अब केस 3 की बात करेंगे तो यहां पे देखो ए और बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए और बी दोनों कहां जा रहे हैं? ऑपोजिट में। ये वी ए है और ये क्या है? वी बी है। ये वी ए है, ये वी बी है। ओके, यहां पे भी वापस वही करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वो तो होता है सर वी ए माइनस वी बी। अब इसमें प्रॉपर डायरेक्शन लगा दो, क्योंकि यहां देखो सर प्रॉपर पूरा वेक्टर के साथ है। तो वी ए वेक्टर कहां आ जाएगा? वी ए वेक्टर देखो टूवर्ड्स लेफ्ट है, इस डायरेक्शन में। मैं ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी ए, और ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ ये पॉजिटिव की तरफ है, ये वी बी। समझ रहे हो? तो यहां पर जो मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिखेगी, क्या दिखेगी? नेगेटिव ऑफ वी ए प्लस वी बी। नेगेटिव ऑफ वी ए प्लस वी बी। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं बी से खड़ा हूं, ऑब्वियसली इधर देख रहा हूं तो पीछे तो देख नहीं पाऊंगा, लेकिन सपोज करते हैं मैं पीछे से मुंडी करके ऐसे चलता जा रहा हूं और पीछे देख रहा हूं, भाई पीछे देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, तो ये मेरे को मेरे से दूर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देख वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ रही है? नेगेटिव में वी ए प्लस वी बी आ रही है। नेगेटिव में वी ए प्लस वी बी मतलब मुझसे दूर जा रहा है, वो मुझसे दूर जा रहा है, उधर उस डायरेक्शन में जाता जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि भाई मैंने टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव माना है, तो वो लेफ्ट की तरफ जाता जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी ए प्लस वी बी के बराबर। समझ रहे हो? ओके। सिमिलरली अगर मैं इस सिनेरियो में की भी बात करूं, तो ये सिनेरियो में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? वापस वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब यहां पे वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी ए की वैल्यू टूवर्ड्स लेफ्ट है, यानी माइनस वी ए। वी बी कहां है? वी बी भी टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो लेफ्ट का डायरेक्शन तो नेगेटिव ही होगा ना, तो ये माइनस वी बी। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वी ए प्लस वी बी। क्लियर? अब इसमें भी दो केसेस होंगे, इसमें भी दो केसेस होंगे। देखो वी ए बी कितना आ गया? माइनस ऑफ वी ए प्लस वी बी। मैथ्स बोलेगी, हम नहीं बोल रहे, मैथ्स बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। तो यहां पे अगर वी ए की वैल्यू वी बी से ज्यादा होगी, केस 1 लेते हैं, इसी में केस ए लेते हैं, केस ए लेते हैं, इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए की वैल्यू वी बी से बड़ी होगी, तो वी ए बी क्या आ जाएगा? वी ए बी कितना आएगा? वी ए बी आएगा सर मेरा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या? मैंने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था, टूवर्ड्स राइट मैंने पॉजिटिव लिया है, तो भाई नेगेटिव आ रही है, यानी कि ये ए बी की फ्रेम से इधर जाता जा रहा है। कहां जा रहा है? उल्टा। तो ए और बी के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। ओके, सो ए इज गोइंग अवे, ए इज गोइंग अवे फ्रॉम बी। समझो यार, समझो, रिलेटिव मोशन ही समझना है, रिलेटिव मोशन को ही समझना है, उसी को डिकोड कर रहे हैं। और केस 2 इसमें क्या हो जाएगा? केस 2 इसमें क्या हो जाएगा? if VA is lesser than VB, VA is lesser than VB, VA की वैल्यू लेस देन VB हो गई, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा? VA माइनस VB। सिंपल सी चीज। अब VA छोटा है, VB बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सिंपल सी चीज ना यार, क्योंकि नेगेटिव ऑफ VA प्लस VB, VB बड़ा हो गया तो VA को काट देगा, तो VA भी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। और VA भी पॉजिटिव का मतलब ये है, VA भी पॉजिटिव का मतलब ये है कि A जो है, तुम B से देख रहे हो ना, B पे खड़े हो, तो A तुमसे कहां जा रहा है? तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो A इज कमिंग क्लोज, A इज कमिंग क्लोज टू B। ठीक है? देखो ये होते हैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स, ये होते हैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके से रिलेटिव मोशन को डिकोड करते हैं। ओके, हमें सारे चारों केसेस में, इन दो केसेस में और इन दो केसेस में, हमने बस यही देखा है कि हमने एक पर्टिकुलर फ्रेम में खुद को डाला और दूसरे का मोशन एनालाइज किया। हमने जिस फ्रेम में भी खुद को पुट किया वो फ्रेम रेस्ट पे आ गया, और दूसरे वाले का हम मोशन एनालाइज कर रहे हैं, दूसरे वाले की वेलोसिटी को एनालाइज कर रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, यही अप्रोच रहने वाली है थ्रू आउट, और इसी अप्रोच से हम सॉल्व भी करेंगे, इसी अप्रोच से हम सारे केसेस सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आओ इसी के साथ पहला सवाल उठाते हैं आज का। पहला सवाल ये है, जफर इज स्टैंडिंग एट 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, एंड निशांत इज स्टैंडिंग एट 23 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ये 5 मीटर है ओरिजिन से, दूसरा वाला है 23 मीटर ओरिजिन से। इफ जफर इज मूविंग टुवर्ड्स निशांत विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड and Nishant is moving towards Zafar with speed 2 meter per second, find the time and position where the two will meet, where the two will meet। सिंपल सा सवाल। ठीक है, देखो ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये ओरिजिन है मेरा, ये ओरिजिन है मेरा,
इस ओरिजिन से 5 मीटर पे जफर खड़ा है और 23 मीटर पे निशांत खड़ा है। जफर निशांत की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ जफर हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निशांत कहां कर रहे हैं, निशांत इज मूविंग टुवर्ड जफर विद 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ निशांत हो गई, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वेलोसिटी किसकी फ्रेम में, ये सब ग्राउंड की फ्रेम में, ये सब किसकी फ्रेम में, ग्राउंड की फ्रेम। क्लियर है, ये सब किसकी फ्रेम में, ग्राउंड की फ्रेम में। फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर द टू विल मीट, सिंपल सी चीज। तो अब यहाँ पे क्या करना है, किसी की भी एक फ्रेम में बैठ जाओ, किसी की भी एक फ्रेम में बैठ जाओ, सिंपल सी चीज। तो एक काम करते हैं, हम टूवर्ड्स राइट कोई पॉजिटिव मान रहे हैं ना, हम निशांत की फ्रेम में बैठ जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ जफर पता करते हैं विद रिस्पेक्ट टू निशांत, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ जफर माइनस वेलोसिटी ऑफ निशांत। ये दोनों किसकी फ्रेम से थे, ग्राउंड की फ्रेम से, और यहाँ बीच में भी हम कौन सी फ्रेम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्राउंड ही कर रहे हैं। तो देख लो, वेलोसिटी ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू निशांत, बीच में ग्राउंड डाला तो वेलोसिटी ऑफ जफर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ निशांत विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ जफर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो सर राइट की तरफ है +1 मीटर पर सेकेंड, +1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ निशांत विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का है, लेफ्ट की तरफ है -2 मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 माइनस ऑफ -2 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। अब 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है किसकी, वेलोसिटी ऑफ जफर विद रिस्पेक्ट टू निशांत। अब जफर की निशांत की फ्रेम से वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो भाई 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 23 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो गया, 18, ये 18 हो गया। अब बताओ कब निशांत बोलेगा कि दोनों मिल गए, कब निशांत बोलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि तुमने निशांत की फ्रेम से जफर की वेलोसिटी पता कर दी है, तुमने निशांत की फ्रेम से जफर की वेलोसिटी पता कर दी है। जफर की वेलोसिटी क्या है, जफर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड उसकी तरफ आती हुई, जफर की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड उसकी तरफ आती है, क्योंकि देखो +3 मीटर पर सेकंड आया। अच्छा, अब कब बोलेगा निशांत की वो उससे मिल लिया, जब जफर ये पूरी दूरी कवर करके उसके बाजू में आके खड़ा हो जाएगा। जब जफर ये पूरी दूरी कवर करते हुए यहां आके खड़ा हो जाएगा, तब जफर क्या बोल देगा, तब जफर सिंपल बोल देगा कि हां जी निशांत मुझसे मिल लिया, निशांत का और मेरा मीटअप हो चुका है। तो जफर को 18 मीटर ट्रैवल करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ जफर विद रिस्पेक्ट टू निशांत कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जफर विद रिस्पेक्ट टू निशांत कितना होगा, ये हो जाएगा +18 मीटर। जब ये +18 मीटर मतलब यहां से यहां चला जाएगा, तब तुम बोल लोगे कि हां द टू हैव मेट, द टू हैव मेट, द टू विल मीट जब जफर 18 मीटर चल के निशांत के बगल में आके खड़ा हो जाएगा। सिंपल सी चीज। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एन +18 हो गया, वेलोसिटी ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एन कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड हो गया। सो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 18, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी है 3, सो फाइनली कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट यार, सॉरी, टाइम बताना है, टाइम 6 सेकेंड, कितनी देर बाद, 6 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाएंगे, 6 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाएंगे, ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब दोनों मिल जाएंगे। ओके, और पोजीशन क्या होगी यार, पोजीशन बता सकते हो क्या, कितनी पोजीशन पे रहेंगे ये दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी 1, तो 6 सेकंड के बाद ये 6 मीटर आगे बढ़ जाएगा, तो 5 + 6 11 पे ये होगा, और ये यहां से 2 के साथ 12 आगे चल जाएगा, तो ये 12 मीटर, ये भी 11 पे ही होगा। तो दोनों कहां पे मिल रहे होंगे, 11 पे, दोनों कहां पे मिल रहे होंगे, 11 पे, 11 मीटर पे दोनों का मीटअप हो जाएगा। मतलब यहां से इधर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो कि ओरिजिन से कितना 11 मीटर दूर है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटअप, यहां मीटअप हो जाएगा। क्लियर, अब देख लो ये कैसे मैंने रिलेटिव मोशन के थ्रू बड़े लड्डू तरीके से सॉल्व करा। तुम बोलोगे सर ये तो हम बिना रिलेटिव मोशन के भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे लड्डू क्वेश्चन आएंगे तो हम तो बिना रिलेटिव के भी सॉल्व कर सकते थे। तो अब उसी के लिए आता है ये अगला सवाल, जिसमें तुम रिलेटिव के थ्रू सॉल्व करने जाओगे तो भाई फंस जाओगे। देखो क्या है ये सवाल, दो कार हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, टू कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड v1 and v2 respectively. When the separation between both the cars is d, drivers of both cars apply brakes. The retardation of cars is a1 and a2 respectively. Find the minimum value of d to avoid collision between the two. d की वो सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिसके थ्रू आप कोलिजन को अवॉइड कर सकते हो, इतना मिनिमम होना ही चाहिए, इससे ज्यादा छोटा हुआ तो प्रॉब्लम है, तब तुम अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा आंसर, तो आओ सॉल्व करते। एक कार को नाम दे दो 1 और दूसरी कार को नाम दे देते हैं 2, ठीक है, एक कार को नाम दे देते हैं 1 और दूसरी कार को नाम दे देते हैं 2। 1 नंबर की कार हो गई ऑब्वियसली ये,
ये है मेरी 1 नंबर की कार और 2 नंबर की कार हो गई ये, ठीक है। अब क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जानते हैं, जो कि हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, सिंपल सी चीज ग्राउंड की फ्रेम से। अब वेलोसिटी ऑफ 1 का है सर, वेलोसिटी ऑफ 1 इधर, ये राइट होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 1 का है टुवर्ड्स राइट, वेलोसिटी ऑफ 2 का है टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। सो v1 माइनस v2 बेसिकली कितना हो जाएगा, v2 तो सर नेगेटिव की तरफ है, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मेरा क्या आ गया यार, ये मेरा आ गया वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। कितना आ रहा है ये, क्योंकि ये वेक्टोरिकली होता है, ठीक है, वेक्टोरिकली होता है इसलिए डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट चीज कि मुझे एक्सेलरेशन भी बताओ, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई दोनों के ड्राइवर ने एक दूसरे को देखा, सेम रोड पे चल रहे थे और उन्हें ऑब्वियसली कोलिजन अवॉइड करना है, तो इन्होंने ब्रेक दबाया होगा। अब ब्रेक दबाया होगा तो दोनों पे एक्सेलरेशन कहां होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यार ये एक्सपेक्टेड था, क्वेश्चन ने एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हें समझ में आएगा कि A1 का एक्सेलरेशन इधर होगा और A2 का एक्सेलरेशन इधर होगा। A1 का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, A2 का टुवर्ड्स राइट होगा, A1 टुवर्ड्स लेफ्ट, A2 टुवर्ड्स राइट, ये है एनालिसिस, ठीक है। सो A1 और A2 पीछे की तरफ होंगे, तो ऐसे ही क्या तुम एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर, A1 माइनस A2 होगा, बिल्कुल सही। अब A1 की वैल्यू कितनी है, A1 सर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो यहां माइनस A1 आ जाएगा, और A2 का A2 टुवर्ड्स राइट है तो यहां माइनस A2 एज इट इज रहेगा, मतलब ये प्लस A2 रहेगा तो माइनस एज इट इज। तो फाइनल ये कितना हो गया, दिस विल टर्न आउट टू माइनस ऑफ A1 प्लस A2, ठीक है सर। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज बेसिकली माय एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। नेगेटिव इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर जा रहा है और वेलोसिटी इधर है। अब इस क्वेश्चन को समझो, रिलेटिव मोशन समझना है भाई, तो इसलिए रिलेटिव मोशन समझ रहे हैं। दूसरे कार में बैठा, तो दूसरी कार किस में, रेस्ट में, दूसरी कार से देख रहा हूं ना 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देख रहा हूं, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एक्सेलरेशन में देख रहा हूं, दूसरी कार से देख रहा हूं तो दूसरी कार रेस्ट पे, ओके कार रेस्ट पे। इसको वेलोसिटी दे दी पूरी की पूरी, इसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई, इसके पास वेलोसिटी आ गई v1 प्लस v2। अच्छा ठीक है, मतलब ये जो कार है अब ये v1 से नहीं चल रही। अब देखो ये रिलेटिव मोशन ये बोलता है कि अब मैं किससे देख रहा हूं, दूसरी कार से, इस सेकेंड कार से देख रहा हूं जो कि किस पे है, रेस्ट पे। तो ये कार 1 को देख रहे हैं, अब ये कार 1 जो है इसके पास एक वेलोसिटी कितनी, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 मतलब टुवर्ड्स राइट आ गई v1 प्लस v2। अच्छा ओके, और इसी के पास एक एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ a1 प्लस a2, माइनस ऑफ a1 प्लस a2 मतलब इसका एक्सेलरेशन का है, पीछे की तरफ है। ओके ओके, मतलब इस कार के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, v1 प्लस v2, और इसी कार के पास एक्सेलरेशन कितनी है, पीछे की तरफ a1 प्लस a2। तो ये a1 प्लस a2 इस v1 प्लस v2 को काटेगी ना, थोड़ा कम करेगी ना, और कम कितना करेगी, कम इतना करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। कितना कम करना है, इतना कम करना है भाई कि मेरे से कोलिजन होने से रोक दो, मेरे से कोलिजन होने से रोक दो। मतलब ये जो केस था रियलिटी में कि दोनों कार चल रही थी, दोनों के ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, अब वो रिलेटिव के थ्रू कैसा हो गया कि भाई एक कार रेस्ट पे है और सामने से कार चलती हुई आ रही है। अब वो ऑब्वियसली यार वो देखो टाटा वाटा की गाड़ी नहीं होगी, मारुति की भी तो निपट जाएगी, तो इसको तो सबसे ज्यादा डर लगेगा। तो वो कार आ रही है और उसने ब्रेक दबा दिया, उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, a1 प्लस a2। अब कितनी मिनिमम डी होना चाहिए ताकि मेरे से आने को रुक जाए, मेरे से जस्ट टकराने से पहले रुक जाए। तो मिनिमम डी पता करना, मतलब ये मान लेते हैं कि ये जो कार है ये चलती हुई आएगी 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 और जस्ट मेरे से टकराने से पहले, जस्ट मेरे से टकराने से पहले, मतलब हम दोनों के बम्पर है वो बम्पर जस्ट टच हो जाए, हम दोनों की गाड़ी के आगे के जो बम्पर है वो बस टच हो जाए, तो बम्पर बस टच हो जाए, यहां पे आके रुक जाए, तो बेसिकली वो केस में बोल दूंगा क्या, मैं वो केस बोल दूंगा कि यार हाँ जी आपने रोक दिया दोनों गाड़ियों के कोलिजन से, आपने रोक दिया दोनों गाड़ियों को कोलाइड होने से, समझ रहे हो। तो इस कार के पास वेलोसिटी इतनी है, इस कार के पास एक्सेलरेशन इतनी है, और इस कार के पास डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस कार के पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है, मतलब इस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन के साथ, इतना, ये पूरी दूरी। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले एक और चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देखो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी है ना वो रिलेटिव मोशन में भी लागू होती हैं। मतलब जो आपने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी समझा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इनटू a, ये सब रिलेटिव मोशन में लागू होती है और वैसी लागू होंगी जैसे कि आप समझते हो। मतलब कि यहाँ पे इस रिलेटिव बोलने का अर्थ ये है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जानता हूँ तो मैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल्स टू लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इनटू टाइम। ये बिल्कुल लिख सकता हूँ, मतलब जिस
सेंस में मैंने ए का मोड समझा बी के फ्रेम से, उसी सेंस में पूरी इक्वेशन लिखूंगा। कल को ये मत लिख देना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इनटू टी। ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस सेंस में तुम यहां समझ रहे हो वही फ्रेम यहां भी होना चाहिए, वही फ्रेम यहां भी होना चाहिए, तो ये इक्वेशन सरासर गलत है। ठीक है, सारी इक्वेशंस रहेंगी, बस जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ए बी ये भी ये सब वैसे ही रहना चाहिए। तो इसी को यूज करके इधर पे आंसर निकालते हैं कि अब क्या लिखेंगे। अब ये सिंपल सी चीज लिखेंगे कि भाई सिंपल ऐसा है कि ये कार 2 है और ये कार 1 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी है, वो v1 प्लस v2 है। सिंपल सी चीज कहां है, ये रही। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या है, वो है नेगेटिव ऑफ a1 प्लस a2, और वो कहां है भैया, ये रहा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा, और टू अवॉइड कोलिजन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होना चाहिए, टू अवॉइड कोलिजन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होना चाहिए, जस्ट टू अवॉइड कोलिजन, कोलिजन से बचने के लिए S12 कितना होना चाहिए, S12 डिस्प्लेसमेंट 1 रिस्पेक्ट टू 2 कितना होना चाहिए सर, यहां से चल के मैक्सिमम वो यहां तक आ जाए, एकदम मेरे बोनट और उसका बोनट टच हो जाए, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए भाई, D हो जाए, किधर हो जाए, टुवर्ड्स राइट हो जाए। समझ रहे हो। तो यहां पे तुम्हारे पास S है, U है, A है, क्या तुम टाइम बता सकते हो, क्योंकि वही पता करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ D टू अवॉइड कोलिजन। अच्छा ये नहीं पता करना, सुनो ये नहीं पता करना, क्या पता करना है कि यार अब देखो, हाँ बताता हूं क्या पता करना है कि ये बॉडी जो है यहां तक आ जाए, ये बॉडी यहां से चालू हो, इसके पास ये रही, ये यहां से यहां तक पहुंच जाए, और जस्ट मेरे बम्पर के पास आने पे रुक जाए मतलब यहां पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 कितनी हो जाए, 0 हो जाए। हाँ या ना, बिल्कुल 0 हो जाए, मतलब वो वहां से चला, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतनी है, यहां से चला, उस पे एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी कम करता जाएगा, और यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाए, 0 हो जाए। कितनी हो जाए भाई, 0 हो जाए, जस्ट मेरे से टच होने से पहले, बम्पर दोनों के आके एकदम टच होने ही वाले थे, और तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 कितनी हो जाएगी, 0। अब इन चारों को यूज करके तुम क्या रिलेशन नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। तुम्हें मात्र ये यूज करना है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2। सिंपल ये एनालिसिस रखना था। ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, वैल्यू वहां रख दोगे, तुम्हें d की वैल्यू पता चल जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v1 प्लस v2 होल स्क्वायर। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल v1 प्लस v2 है। फाइनल 0 माइनस v1 प्लस v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन बॉस माइनस ऑफ a1 प्लस a2 है, तो माइनस ऑफ a1 प्लस a2, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 कितना है, प्लस d, तो ये आ गया प्लस d। अब ये देखो, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू विल टर्न आउट टू बी v1 प्लस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a1 प्लस a2। क्लियर, ये मेरा d हो गया, ये मेरा क्या हो गया, d हो गया। दिस इज बेसिकली माय d, दिस इज बेसिकली द मिनिमम डिस्टेंस बॉस, द मिनिमम डिस्टेंस गाइस, जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इस कार को मेरे से टकराने से पहले तक का, वो ये लिखा हो। समझ के जान के हमने ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन सॉल्व किया। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यार रिलेटिव मोशन समझ में आ रहा है क्या, तुम्हें समझना पड़ेगा रिलेटिव मोशन का सवाल तो लगाना है, समझना पड़ेगा। मेन थीम क्या है समझने के लिए, मेन थीम सिंपल सी कुछ ये है कि यार जिस फ्रेम से मैं देखूंगा वो फ्रेम रेस्ट पे रहेगा हमेशा, जिस फ्रेम से मैं देखूंगा वो फ्रेम हमेशा रेस्ट में रहेगा, और मैं अपनी पूरी वेलोसिटी बाजू वाले को दे दूंगा, बाजू वाले को जिसको देख रहा हूं उसको दे दूंगा। मतलब मैं यहां बैठा हूं तो सामने वाले को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन दिया, सब साथ वाले को दिया, और उसी का मोशन एनालाइज करूंगा और जानूंगा बाकी सारी चीजें। समझ रहे हो, यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही मेन थीम है। इसको समझ लिया तो बस भाई भारे न्यारे हो गए। ठीक है सर, बढ़िया। और एक आध क्वेश्चन तो और लो ना, ये रहा क्वेश्चन, ये एचसी वर्मा का बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो क्या है एचसी वर्मा का क्वेश्चन। A police car wants to catch a thief who is d meter ahead of it. ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सा सवाल है। So he starts running towards it with speed u. Okay. Thief also starts running with acceleration a. What is the relation between u, a and d so that police will catch thief? Police will catch thief. क्या रिलेशन होना चाहिए u, a और d के बीच में? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे वही वापस सेम सी,
तुम किसी के एक फ्रेम में बैठना पड़ेगा, तुम्हें किसी के एक फ्रेम में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक्सेलरेशन का एलिमेंट आ जाता है नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमें टफ दे देगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमें हमेशा घुमा देगा। तो यहाँ पे किसी एक की फ्रेम में बैठो, या तो थीफ की या फिर कार की, पुलिस कार या थीफ, किसी एक की फ्रेम में तो बैठो। तो एक काम करते हैं, पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाले के साथ नहीं, चलो पुलिस वाले के साथ बैठ जाते हैं। अब एक काम करते हैं, पुलिस वाले के साथ बैठ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, हम पुलिस वाले के साथ बैठे हैं, ये पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला है और ये चोर है, ये चोर है। ओके ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये केस पता करना है, रिलेशन पता करना है यू ए और डी के बीच में, जिससे कि पुलिस वाला इस चोर को पकड़ ले, पुलिस वाला इस चोर को पकड़ ले। चलो आओ आओ देखते देखते समझते, कोई दिक्कत नहीं। मैं पुलिस में बैठ रहा हूं, तो बेसिकली मैं क्या जानूंगा, इसको थीफ बोल दो यार, अच्छा नहीं लगता, थीफ, और ये पुलिस वाला। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वाला। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वाला, ये कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस वाला। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ है टुवर्ड्स राइट, राइट, अ कार, पुलिस कार वांट्स टू कैच अ थीफ हु इज d meter ahead of it, so he starts running towards it with speed u. Okay, thief also starts running with an acceleration. अब इनिशियल वेलोसिटी थीफ की कुछ नहीं बताई है, इनिशियल वेलोसिटी थीफ की कुछ नहीं बताई है, तो थीफ की इनिशियल वेलोसिटी तो भाई हो गई 0, और पुलिस वाले की इनिशियल वेलोसिटी बताइए कि हाँ जी इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी u थी। ओके, तो ये हो गई -u। अरे गुड, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस आ गई -u। मतलब मैं पुलिस वाले के साथ बैठा हूं तो इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी कितनी, पीछे की तरफ, क्योंकि मैथ से आंसर दे रही है, मैथ्स दे रही है, मैं नहीं दे रहा। नेगेटिव आई क्योंकि मैं देख भाई ये वाला डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इसकी नेगेटिव आई तो मेरी तरफ आ रही है, और मैग्नीट्यूड कितना है u। ओके, -u आ गई। फिर एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस पता करते हैं, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ थीफ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस। ओके ओके, बहुत बढ़िया, और ये पूरा वेक्टर के साथ है ना, ये सब पूरा वेक्टर के साथ है। एक्सेलरेशन ऑफ थीफ क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ थीफ है ना सर, आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है भाई, अबे पीछे की तरफ एक्सेलरेट थोड़ी करेगा, थीफ को पुलिस के पास थोड़ी जाना, थीफ तो भगेगा, तो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ थीफ कितना हो जाएगा, +a। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस दिया है, पूरे सवाल में कहीं नहीं दिया, तो ये 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस है +a। अच्छा, मतलब मैं पुलिस वाले के साथ बैठा हूं, तो पुलिस वाले के फ्रेम से ये बंदे के पास एक इनिशियल वेलोसिटी मेरी तरफ है, और इसी के पास एक्सेलरेशन मेरे से दूर जाती हुई है, ठीक है, एक्सेलरेशन उधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, यही तो बता रहा है -u और +u। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे पकड़ लूं, मैं चाहता हूं मैं इसे पकड़ लूं, लेकिन मैं तो रेस्ट में हूं, तो मैंने अपनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन अब इसको दे दी। तो क्या केस बनेगा कि मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने पकड़ लिया, कि जब भाई ये मेरी तरफ ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए, और मेरे जस्ट सामने आके रुक जाए, मेरे जस्ट सामने आके रुक जाए, मेरे जस्ट सामने आके रुक जाए, तो मैं इसे पकड़ लूंगा, है ना, यही केस बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना होना चाहिए भाई, ये पुलिस, ये जो थीफ है पीछे की तरफ आना चाहिए, ये दूरी कितनी है, ये d दी हुई थी इन दोनों के बीच की, तो ये पीछे की तरफ डिस्प्लेस होना चाहिए, -d होना चाहिए, और इस सिनेरियो में मैं बोल दूंगा यस कि आई हैव कॉट द थीफ, द पुलिस वाला हैज कॉट द चोर। ओके, पुलिस वाला हैज कॉट द चोर, सिंपल सी चीज, तब उसने चोर को पकड़ लिया, ये केस है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी, अब देखो भाई ये निकाल दिया, और जब पकड़ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, जब पकड़ोगे तो यहाँ पे आके तो रेस्ट पे हो जाओगे ना, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस भी 0 होनी चाहिए, राइट। मतलब जब यहाँ पे रहोगे तो आके टकराना थोड़ी है, तुम्हें यहाँ पे आके मेरे से बस चुपचाप आके खड़े हो जाना है, तो मैं तो तुम्हें पकड़ लूंगा, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये सर्कमस्टेंस पूरे के पूरे बैठ रहे हैं, तो बस फिर मुझे क्या करना है भाई, v² - u² = 2as। अब इसमें वही थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, 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 ये इसके लिए लागू कर देना है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, -u², तो -u² = 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है, प्लस है, ये हो गया प्लस है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है -d, तो ये हो गया -d,
देखो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, सॉरी ये तो नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाना है क्योंकि ये तो स्क्वायर के अंदर है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, तो फाइनली डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर, ये हो गया रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, ये हो गया रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो बात को भाइयों? तो ये होता है एनालिसिस, ये होता है एनालिसिस। ऐसी रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट आप यहां भी देखते हो, जो आपने बचपन में देखा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन क्या है बेसिकली? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन क्या है? अपस्ट्रीम मोशन में क्या होता है? अपस्ट्रीम मोशन में और डाउनस्ट्रीम मोशन में क्या होता है? देखो ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन इन रिवर होता है। रिवर मैन का वन डायमेंशन होता है, ठीक है, रिवर मैन का वन डायमेंशन ये होता है। रिवर मैन का टू डायमेंशन हम अगले लेक्चर में समझेंगे, जहां पे हम रिवर मैन और रेन मैन करेंगे, ठीक है। सो अपस्ट्रीम मोशन होता है, और ये क्या होता है? डाउनस्ट्रीम मोशन होता है। क्या होता है? डाउनस्ट्रीम मोशन होता है। अब डाउनस्ट्रीम मोशन में, अपस्ट्रीम में क्या होता है भाई? नदी इधर जा रही है और तुम नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी वेलोसिटी और नदी की वेलोसिटी ये है। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है भाई कि नदी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और तुम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये तुम्हारी v है, ये तुम्हारी u है, ठीक। सो v और u हो गई, ये v और u हो गई। तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होती है कितनी हो जाती है? अब भाई यहाँ पे v माइनस u हो जाएगी नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाती है? v माइनस u हो जाती है। और यहाँ पे कितनी हो जाती है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हो जाती है v प्लस u। अब इसमें रिलेटिव मोशन कैसे लग रहा है? यहाँ पे रिलेटिव मोशन सिंपल सा ये लगता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो इसमें बीच में रिवर का फ्रेम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हो? ये हो जाता है हिसाब, इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है भाई? वो तो सर v है पीछे की तरफ, वो कहाँ है? v है पीछे की तरफ, ओके इधर ले लिया। वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का सर वो उधर है आगे की तरफ, तो इसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, तो ये इधर इसमें इस केस में मैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूं, तो ये प्लस हो गया, माइनस, तो v माइनस यू क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां आ रही है? पीछे की तरफ। इस सिनेरियो में कहां आ जाती है भाई? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर का है सर आगे की तरफ v है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी आगे की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v प्लस यू आ जाती है। सिंपल। इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा हमारे अगले सेशन में, जहां पे हम मैन रिवर और आपके रिवर मैन प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक सवाल देखते हैं इसमें, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी केस सॉल्व हो जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस सॉल्व करोगे उसमें भी हो जाता है। एक ये बहुत स्टैंडर्ड सा केस है, इसको भी देखते हैं। जब दो ट्रेनें जा रही हैं आपस में क्रॉस हो रही हैं, तब कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला केस भी देखते हैं कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, दिस इज मूविंग इन अ डायरेक्शन with speed 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ ट्रेन बी मूविंग with 30 मीटर पर सेकेंड in opposite direction and 130 मीटर long crosses the first train in a time। पहली ट्रेन को किस समय में वो क्रॉस करती है ये देखना है। चलो देखते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, मूव कर रही है डायरेक्शन विद 120 मीटर पर सेकेंड। चलो ये रही, ये है 120 मीटर की ट्रेन, ये मूव कर रही है कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से। ट्रेन बी इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक दूसरी ट्रेन भी है, ये दूसरी ट्रेन भी है, ये मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। चलो ये मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, इसका डायरेक्शन कितना भाई? 130 मीटर, ओके। क्रॉसेस द फर्स्ट ट्रेन इन अ टाइम, ये पहली ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर लेगी, ये केस देखना है, मतलब ये इसको कितना समय में क्रॉस कर लेगी। चलो आ जाओ, सिंपल सा केस है। अब होता क्या है कि जब कभी भी इनके केसेस आते हैं, जब कभी भी इन ट्रेन क्रॉसिंग के केसेस आते हैं, तो देखना ध्यान से। पहला केस तो ये चालू होता है, यहां से उनकी क्रॉसिंग चालू होती है, ठीक है। ये ट्रेन 1A है, ये ट्रेन B है, यहां से इनकी क्रॉसिंग चालू हुई, यहां से इनकी क्रॉसिंग चालू हुई। अब इसको करने के लिए तुम्हें एक पॉइंटर बनाना पड़ता है। अब पॉइंटर इस पे बना सकते हो, इस पे भी, तो तुम B पे बना लो। चलो तुम B पे बना लो। अब B जो है, ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंच गया। अब ये वाला पॉइंट जब इधर पहुंचेगा तो मेरा दूसरा पॉइंटर बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंटर कब बनेगा? जब ये केस बन जाएगा कि यार ये जो है ये इधर पहुंच गया है, ठीक है। और तीसरा पॉइंटर बनता है मेरा इधर। क्लियर? तो अब जरा देखो ध्यान से, किसको ध्यान देना है मुझे? बी को।
बी के आगे वाले को, मतलब बी के जो इंजन चला रहा है उसको, बी जो गाड़ी चला रहा है उसको, यही बैठता है ना ड्राइवर। अब देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये ड्राइवर ने अभी अपनी स्टॉप क्लॉक चालू की, ओके। अब ये बी जो है इसके एंड तक पहुंचेगा, इस ट्रेन के गार्ड जहां बैठता है वहां पे, तो ये वाला ड्राइवर अब इसके गार्ड के सामने आ गया। तो अभी तक ये कितना चल चुका है भाई, इसने ये पूरी टोटल दूरी ट्रेवल कर ली। अब एक ही दूरी कितनी थी, एक ही दूरी थी मेरी 120 मीटर, सॉरी 130 मीटर, चलो 120 ले लेते, ये 120 थी। तो अभी तक भी कितना चल चुका है, 120 चल चुका है। तो दोनों ट्रेनें क्या क्रॉस हो चुकी? नहीं। अब ये वाला जो है, ये वाला जो ड्राइवर, ये इतना और आगे जाएगा जब तक कि इसका गार्ड इसके सामने ना आ जाए, इसका गार्ड इसके सामने ना आ जाए। तो अब इस ट्रेन को और कितना चलना पड़ेगा भाई, उतना ही चलना पड़ेगा जितनी इसकी लंबाई, यानी 130 मीटर। तो ये 120 और ये 130। सो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट of A with respect to B बोलो या B with respect to A बोलो, that should be eventually equal to how much, 120 plus 130, इतना होना चाहिए 120 plus 130। जब जाके तुम बोलते हो कि हाँ दोनों कार ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, जब 120 प्लस 130 इतना टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, तब तुम बोलते हो कि हाँ जी गाड़ियों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। तो 120 प्लस 130 होगा, और सेम चीज अब इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो भाई इन डायरेक्शन 20 से चल रहा था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, तो सिंपल सी चीज, ये 20 है ये 30 है, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव है यानी 20, वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव है यानी माइनस ऑफ 30। ये हो गया टोटल तुम्हारा 20 प्लस 30 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो 50 मीटर पर सेकंड की आ गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना था, वो था सर 120 प्लस 150 यानी 250। एक्सेलरेशन है क्या कुछ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो शून्य है। तो बस सिंपल आइडेंटिटी लगाओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी तो जीरो होगा, यानी बस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी इनटू टाइम। ये हो गया मेरा 250, ये हो गया मेरा कितना 50, और ये हो गया मेरा टाइम। सो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5 सेकेंड। नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा फिर तो, नन ऑफ दीज ऑप्शन है ना, 300 तो नहीं हो रहा ना, 120 प्लस 130 250, 250 डिवाइडेड बाय 50 इज 5 सेकेंड। यस द आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 सेकंड के बराबर। 5 सेकंड में दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, 5 सेकंड में दोनों ही ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। ठीक है, इससे सिमिलर एक और ये क्वेश्चन रहा, इसको भी आप देखना, दिस इज बेसिकली योर होमवर्क ओवर हियर। ठीक है, साथ ही साथ इस शीट में और भी कुछ सवाल हैं, और जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आपको टेलीग्राम पे शेयर होंगी आप उनको सॉल्व करना, उनको देखना समझना, जिससे आपको काफी हेल्प करेंगी। टेलीग्राम पे जाना लिंक में, और इस पूरी फाइल को आप देख सकते हो, जहां पे आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व करना। और इसी के साथ हम आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूं आज आप लोगों को काफी अच्छे इंसाइट्स, काफी अच्छे इनपुट्स मिले होंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। आप जेन्युइनली रिलेटिव मोशन को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे, आपको ये समझ में आया होगा कि रिलेटिव मोशन को हमें किस तरीके से समझना है, क्या हेल्प कर सकता है, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स केसेस हम उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये रिलेटिव मोशन का अंत नहीं है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बेसिकली अगले सेशन में हम रिलेटिव मोशन के 2 डायमेंशन में जो एप्लीकेशन है उनको देखेंगे, जहां पे हम रिवर मैन, रेन मैन और बाकी सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन करने वाले। सो इसी के साथ आई विल साइन ऑफ, अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।